मामले में भारत ने इंग्लैंड की टीम को टी20 सेमीफाइनल में पराजित कर दिया है। 7 रनों से जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। मैच में कई बार ऐसे पल भी आए जब धड़कनें थमती दिखी और काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बार ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम क्या इस बड़े स्कोर को चेज कर लेगी, लेकिन तभी विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद एक विकेट गिरते गए और मैच रोमांचक बनता गया और लगातार जैसा कि सेमीफाइनल मैच होना चाहिए वही मैच देखने को मिला। और लोगों ने जो स्टेडियम में थे वो भी और जो लोग अपने अपने घरों पर देख रहे थे उन्होंने भी मैच का जमकर लुत्फ उठाया है। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी हम आपको उसकी क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुमराह की गेंदबाजी से लेकर आज शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और सैमसन का बल्ला आज भी दनादन चला है। एक बार जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी उस वक्त भी ऐसा लगा था कि भारत की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी, लेकिन सैमसन को जीवन दान मिलता है और उसके बाद लगातार एक के बाद एक चौवा छक्कों की बरसात के साथ, हालांकि सैमसन अपने एक बड़े स्कोर से छूट गए लेकिन भारत को बड़ी जीत दिला गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनके पास चलेंगे। गंगेश गुंजन जी, इस मैच को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैच वैसा ही हुआ जैसा एक सेमीफाइनल मैच होना चाहिए। बहुत दिलचस्प मुकाबला था, बहुत कांटे की टक्कर थी और इंग्लैंड की टीम ने भी पूरी कोशिश की, हम कहेंगे कि अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक कोशिश की कि वो भारत के एक विशाल स्कोर का पीछा कर सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय कप्तान ने जो मेरा आकलन है वो ये है कि भारतीय कप्तान ने बैटिंग ऑर्डर में एक प्रयोग किया जो कि देखने लायक है। एक जो सेकंड पहलू है जिस पर कि सबकी नज़र जानी चाहिए और जो भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि भारतीय गेंदबाज किसी भी टोटल को डिफेंड करने में बहुत उनको मुश्किल हो रही है, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन जहाँ तक आज की बात है, संजू सैमसन एक बार फिर जमे हैं। अभिषेक शर्मा अब कितने टाइम में वापस आएंगे और उनका इंतज़ार कब तक किया जाएगा, ये भी एक सवाल है आज के समय में और इन सभी सवालों का जवाब फाइनल से पहले भारतीय टीम को ढूंढना होगा। फिलहाल जहां तक आज के मैच की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मैच एकदम सेमीफाइनल के स्तर का था। साफ तौर पे कई बार ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम बेहतर कर रही है। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और उसने एक बड़ा सा स्कोर बना दिया, तब ये निश्चित रूप से लग रहा था कि भारतीय टीम ने एक बड़ा एज ले लिया है और आसान नहीं है। इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरुआत में अच्छा नहीं खेल पाए, ये बात सही है, लेकिन बाद में जिस तरह से बल्लेबाजों ने बैटिंग की, एक समय भारतीय प्रशंसकों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थी। बिल्कुल। राकेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम और तमाम देशवासियों को बहुत बधाई। आप लगातार दूसरा फाइनल खेलने जा रहे हैं। 2024 के हम चैंपियन हैं और फिर 2026 के फाइनल में हम पहुंच गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन हम हैं। अब हमको अपने खिताब की रक्षा करनी है। लेकिन बात हम सेमीफाइनल मुकाबले की करेंगे जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज खेला गया। हाई स्कोरिंग मैच था, यह एक्सपेक्टेड था। मुंबई का जो वानखेड़े है वो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। बाउंड्रीज छोटी हैं, गेंद बल्ले पर आती है, ट्रू बाउंस होता है, तो आपको चाहिए क्या होता है कि आप थ्रू द लाइन जाइए और फिर जैसे मन करे वैसे शॉट्स खेलिए और वैसा ही आज दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने किया। देखिए, भारत के लिए जो एक परेशानी का कारण था वो टॉस था। टॉस भारतीय टीम हारी क्योंकि इस ग्राउंड पर ऐसा माना जा रहा है कि बाद में गेंदबाजी करना जो है वो मुश्किल होता है। तो जब भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने, तो उसी वक्त ये बात पूरी भारतीय टीम के मन में थी कि यहां आपको 230 से 250 का स्कोर तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए जो है उम्मीदें कम होती चली जाएंगी। और एग्जैक्टली भारतीय टीम ने वही किया। जैसा गंगेश जी ने कहा, अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से निराश किया है।
उनकी एक कमजोरी हो गई है कि उनके पैर पर स्पिनर्स गेंद डालते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता कि वो शॉट किधर खेलें। कॉन्फिडेंस में इतने लो हैं कि पूरी ताकत से वो शॉट भी नहीं खेलते और अपना विकेट गंवाते हैं। आज भी वही किया। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि वो उनका जो कैच पकड़ा जा रहा है वो बाउंड्री लाइन के काफी अंदर है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए तो लगता है कि वो टच में तो है, निक थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गया या वही मैंने कहा कि जो एक नर्वसनेस है हाँ, उनके मन में वो इतना बड़ा गैप है कि शॉट नहीं खेल पाते। बिल्कुल वो ताकत नहीं लगा रहे हैं और एक नर्वसनेस है उनके अंदर और ऐसे खिलाड़ियों को तत्काल विश्राम की जरूरत होती है। खैर ये अब फाइनल मुकाबला है, लेकिन हम आगे आते हैं। लेकिन जो संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच में 97 रनों की साझेदारी हुई और वो भी सिर्फ 45 गेंदों पर, उसने भारत के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। संजू सैमसन ने ईडन गार्डन्स में जहां छोड़ा था वानखेड़े में वहीं से शुरुआत की, जहां पर वेस्टइंडीज को छोड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ वहीं से शुरुआत की और ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाए। देखिए जो जोफ्रा आर्चर हैं उनका रिकॉर्ड संजू सैमसन के खिलाफ बहुत बेहतर रहा है। जो 5 बार इससे पहले दोनों आमने सामने हुए थे तो उसमें 3 बार जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आउट किया था और मुझे लगता है कि संजू इस बात का बुरा मान गए थे, इसलिए वो आर्चर पर बहुत क्रूर तरीके से बरसे और उनकी गेंदों पर रन लूट लिए। लेकिन फिर यहां पर ईशान किशन आउट होते हैं एक अच्छी पारी खेलने के बाद। 39 रन सिर्फ 18 गेंदों पर वो बनाते हैं और यहां पर कप्तान की तारीफ बनती है सूर्य कुमार यादव, जो कि बल्ले से इस मैच में बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन उनकी कप्तानी इस मैच के निर्णय पर प्रभाव डालने वाली दिखती है, क्योंकि 4 नंबर पर वो खुद के बजाय शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं और इसलिए भेजते हैं कि उस समय आदिल रशीद गेंदबाजी कर रहे थे और उनको पता था कि शिवम दुबे आदिल रशीद के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर सकते हैं और वही काम शिवम दुबे ने किया आदिल रशीद की गेंदों पर। देखिए ये प्रयोग जो है उदय और रंजन, अगर ये प्रयोग, इस प्रयोग की बात करें, ये दिलचस्प प्रयोग था शिवम दुबे को ऊपर भेजना और मुझे लगता है एक और प्रयोग होना चाहिए था बल्लेबाजी में। हार्दिक शायद और ऊपर आ सकते थे, लेकिन फिर भी शिवम दुबे का प्रयोग काम कर गया। अगर आप देखेंगे शिवम दुबे की बल्लेबाजी से भारतीय बल्लेबाज पर, सामने सैमसन पर वो जो असर आना चाहिए था कि उन्हें किसी भी हालत में रन बनाना है, वो परिस्थिति पैदा नहीं हुई और इसलिए उनको एक एडवांटेज मिला और उनकी पारी लंबी हुई। वो जितना लंबा खेले भारतीय टीम उतनी मजबूत होकर उभरी और ज्यादा रन बना पाई। या 25 गेंदों पर 43 रन शिवम दुबे ने बनाए और उन्होंने 4 छक्के लगाए, चौका सिर्फ 1 लगाया। और खास बात है कि दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हुए, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं, हालांकि तिलक वर्मा ने फिर आगे जो है 1 ओवर में 3 छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन अगर शिवम लास्ट तक रहते तो ये स्कोर 253 नहीं होता, 260-62, मतलब आप 7-8 रन जो है वो जरूर कम पड़ गए ओवरऑल में। सूर्या की कप्तानी की मैं बात कर रहा था, उनकी आलोचना भी बहुत होती है बहुत चीजों के लिए, लेकिन उनकी कप्तानी की तारीफ मैं इसलिए कर रहा था कि वो साहस उन्होंने दिखाया कि उन्होंने शिवम दुबे को अपने से ऊपर 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा और उसके पीछे तर्क ये था कि आदिल रशीद की गेंदों को वो जो है आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर सकते थे। इसके अलावा सूर्या की कप्तानी की तारीफ आपको तब करनी होगी जब उन्होंने अपने प्राइम बॉलर जसप्रीत बुमराह से 18वां ओवर करवाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम गेम को लेकर लंबा जाते हैं तो फिर जिस तरह से बेथल बल्लेबाजी कर रहे हैं मैच बचाना मुश्किल होगा। तो वो ऑल आउट गए और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी दी 18वें ओवर में। वो बुमराह का आखिरी ओवर था और उसके बाद 2 ओवर बचे हुए थे। वैसे भी उदय ये समझने की बात होती है कि जब आप इस तरह के मैच खेलते हैं और आपको लगता है कि मैच आपके हाथ से स्लिप कर रहा है तो आपको ऑल आउट जाना होता है, आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं उस पर जाना होता है और मैच को थोड़ी देर के लिए अपने पक्ष में करने के बाद उसके बाद की जो परिस्थितियां बनती है फिर उसके अनुकूल आप रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा साहसिक फैसला था
कि बुमराह को 18 तक में समेट देना और लास्ट के 2 ओवर उन पर डिपेंड करना जिन पर कितने भी रन बन सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने स्कोर चेज किया है, अगर भारत का स्कोर थोड़ा सा बेहतर नहीं रहता तो ये सेमीफाइनल हाथ से गया था। ये बात सभी जानते थे और हम लोग मैच से पहले बातचीत भी कर रहे थे, उदय आप भी थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस पिच पर अगर भारतीय टीम 235-40 से ज्यादा नहीं करती है तो फिर मैच बचाने में मुश्किल होगी। ये चीजें जो है स्पष्ट तौर पर दिख रही थी। तो जसप्रीत बुमराह के जो 2 फैसले हुए हैं यहां पर, जो बुमराह से 18वां ओवर करवाया और जो रन रेट वहां पर चढ़ा है, और फिर 19वें ओवर में हार्दिक से गेंदबाजी करवा लेना, 20वें ओवर के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं। और जब एक बार 30 रन बच गए तो फिर मैच बचा नहीं था, क्योंकि 6 गेंदों पर 5 छक्का मारना वो आपको 10-20 साल में एक बार होता है, वो रोज नहीं हो सकता, और आज वो चीज नहीं हुई। तो खैर हम भारतीय बल्लेबाजी पर लौटते हैं। तो शिवम दुबे ने 43 रन बनाए 25 गेंदों पर, और हार्दिक पांड्या की पारी भी बेहद महत्वपूर्ण थी, 27 रन सिर्फ 12 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट 225 का, और तिलक वर्मा की पारी बहुत वैल्यूएबल, कीमती थी, क्योंकि 7 गेंदों पर 21 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, और वो जो 3 छक्का उन्होंने लगाया था गंगेश जी, वो शिवम दुबे के आउट होने के बाद, अगर वो नहीं आए रहते तो भारतीय टीम के लिए इस मैच में परेशानी हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन एक बात पर जरूर अभी हम सभी को एक छोटी सी चर्चा जरूर करनी चाहिए कि क्या भारतीय टीम को इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, अभिषेक शर्मा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जिस तरह के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उसके बाद क्या भारतीय टीम को 275 या 300 के स्कोर तक जाना चाहिए, जिसकी चिंता हमेशा आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इस बात के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय टीम कर रही है, क्या पता किसी दिन वो 300 रन बना जाए। तो देखिए, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो इस मैच के बाद अभी सर पीट रहे होंगे और फिर अपनी टीम को गाली दे रहे होंगे, उनकी बात तो उनकी है, लेकिन भारतीय टीम ने बल्लेबाजी जो की है, ये बात तो सच है। जैसा मैंने कहा कि भारत के विकेट हमेशा गलत वक्त पर गिरते चले गए। अगर आप देखिए, जब ईशान और सैमसन सेट थे, सडनली ईशान आउट हो गए, जब एक्सेलरेट करने का टाइम था, फिर सैमसन आउट हो गए, फिर सूर्या आउट हुए, और जब उसके बाद एक साझेदारी पनप रही थी तो शिवम दुबे दुर्भाग्यशाली तरीके से जो है वो रन आउट हुए। अगर वो रह जाते तो मैं मानकर चलता हूं कि ये 253 नहीं होता, वो 260 से 265 तो कम से कम होता ही होता। लेकिन फिर तारीफ हार्दिक पांड्या की, जिस तरह से उन्होंने नई गेंद के साथ, आप बेहतर बताएंगे, स्विंग गेंदबाजी, जो आउट स्विंग बॉल थी उनकी, और जिस पर कि फिल साल्ट काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं, गेंद जब उनके सामने से घूम के गई और उनका बल्ला चला, वो बल्ला जो है वो सामने और लेग स्टिक की तरफ वो जाना चाहते थे इस तरह से, और गेंद खिली हवा में, और वहां पर जिस तरह से अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा, वो लाजवाब की बात करें, उस पूरे ओवर में जो जितने भी गेंद उन्होंने तेज डाली है वो बहुत अच्छे स्विंग के साथ डाली, और इसलिए आप देखेंगे कि उस पूरे ओवर में लगा कि बल्ले से सिर्फ एक रन आया, बल्ले से सिर्फ एक रन आया। और गंगेश जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में सभी कहते हैं कि बैटर्स का खेल हो गया है, लेकिन एक ओवर स्विंग का, उस ओवर में 1 रन बने, जबकि खेल कौन रहे थे? फिल साल्ट थे, जोश बटलर थे, हैरी ब्रुक भी उस ओवर में आ गए। तो आप समझिए कि इतने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले बैटर्स थे, और ओवर में 1 रन आए। क्यों आए? क्योंकि गेंद हवा में घूम रही थी। इसका मतलब यह है कि गेंदबाजी अगर आप अच्छी करें तो आज भी मुश्किल है। बॉलिंग की ये अलग बात है कि बाद के ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की उससे कोई सहमत नहीं हो सकता, लेकिन अर्शदीप ने पहले 1-2 ओवर में जो शुरुआती ओवर्स में स्विंग डाले, उसमें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आया था, खासकर जो यॉर्कर लेंथ पर बॉल गिरी और उनके पैर के बीच से होते हुए वो फिर फाइन लेग की तरफ गई गेंद। देखिए, जब 95 रनों पर इंग्लैंड के 4 विकेट गिर गए थे, हालांकि रन वो तेजी से आए थे, तो लगा था कि जो विकेट गिरने का एक दबाव होता है वो उस टीम पर आएगा, लेकिन यहां पर तारीफ आपको जैकब बेथल की भी करनी होगी। 22 साल के युवा खिलाड़ी हैं और आने वाले को खींच ले गया। जी हाँ, और आने वाला समय इनके लिए रहेगा
जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, जिस तरह के स्ट्रोक प्ले खेले, ट्रेडिशनल शॉट लगाए जो कि कॉपी बुक स्टाइल के शॉट्स थे वो खेले, अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेले जो उन्होंने जो है रिवर्स फ्लिक या रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की, जो आजकल एक स्कूप शॉट होता है वो खेले, रिवर्स स्वीप भी लगाया, उस पर छक्का लगाया। तो एक कंप्लीट बैटर की तरह वो बल्लेबाजी करते दिखे जो कि लगभग हर दिशा में शॉट खेल सकते हैं। तो ये जैकब बेथल की जो मेहनत है वो भले ही आज उस पर पानी फिर गया, वो आखिर में रन आउट हुए 105 रन बनाने के बाद 48 गेंदों पर आखिरी ओवर में, और वो वहां पर तक पहुंचने के लिए उन्होंने सिर्फ 48 गेंद लिए थे 105 रन बनाने में, 8 चौका और 7 छक्का, और उनका स्ट्राइक रेट 218.75 का था। और ये मैच ध्यान रखिएगा ये सेमीफाइनल था और उसका कितना दबाव होता है, उसका कितना दबाव होता है। बेथल की जो खास बात आपको समझनी होगी, एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज एक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बैट्समैन बेथल है जिस पर किसी भी तरह की गेंदबाजी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये बेथल की सबसे बड़ी क्वालिटी थी, और लास्ट में आउट भी हुए तो रन आउट हुए। और आज अगर इंग्लैंड की टीम जीतती तो हम कहते, जैसे पिछले मैच में हमने कहा था कि सैमसंग बनाम दूसरा है, उसी तरह से आज बेथल बनाम इंडिया हो जाता, और निश्चित रूप से बहुत दूर तक हम कह सकते हैं जीत के बहुत नजदीक तक पहुंचा गए थे बेथल इंग्लैंड की टीम को। बात आपने जब की गंगेश जी तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं चला गया। साल 1987 था, रिलायंस वर्ल्ड कप उस वक्त हुआ था भारत में, और सेमीफाइनल मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड, वो 50 ओवर का विश्व कप था, 1987 की बात है। इसी मुंबई में हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, और उस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को पराजित किया था। और मुझे याद है कि डिफ्रेटस एक गेंदबाज थे, उन्होंने सुनील गावस्कर का विकेट जो है वो पहली ओवर में ही ले लिया था, और वहां से भारतीय टीम पिछड़ गई थी, और ग्राहम गूच ने मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री की गेंदों पर जो स्वीप शॉट्स लगाए थे जिसका जवाब भारतीय टीम ढूंढ नहीं पाई थी। तो एक उस वक्त जो झटका उन्होंने दिया था, तो आज इसी वानखेड़े में भारतीय टीम ने हिसाब चुकता किया है। बिल्कुल लगान वसूल हम लोग अक्सर कहते हैं, लगान वसूल कर लेते हैं। तो ये अंग्रेजों से फिर लगान वसूला है भारत ने। 1987 की हार का हिसाब जो है वो चिपता हुआ है आपको 2026 में। तो आप समझिए कि इतना लंबा वक्त जो है वो गुजर गया, लेकिन चीजें जो है वो जहन में रह जाती हैं। देखिए जो बेथल की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो दो महत्वपूर्ण साझेदारियां की विल जैक्स के साथ और सैम करन के साथ, वो उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरह से मैच में बनाए रखा था। कब तक? 17वें ओवर तक मैच का मोमेंटम इंग्लैंड के पक्ष में था। ये जो 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और उसमें जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर्स डाले, एक जो टेम्पो था इंग्लैंड का वो वहां पर ठहराव आया, और उस ठहराव के बाद जो है मैच का मोमेंटम टुवर्ड्स इंडिया शिफ्ट होता है। मुझे लगता है इसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम कहीं से ये प्लान कर कर शायद आई थी कि किसी भी हाल में बुमराह के ओवर्स निकाल लो, बाकी गेंदबाजों में दम नहीं है। तो बुमराह पर ज्यादा रिस्क नहीं लिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों, बड़े सावधानी से खेल कर निकाल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुमराह ऐसे समय में आ गए जिस समय कि उनको जीत के लिए अपना प्लेटफॉर्म वो तैयार कर चुके थे, जीत के लिए उन्हें उड़ान भरनी थी, लेकिन ठीक उसी समय में बुमराह आ गए और उन्होंने उड़ान थाम दी, और इस तरह से इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर डाला कि अंतिम ओवर में अगर आपको 30 रन बनाना हो तो फिर बचता कुछ नहीं है उसमें। हालांकि इसके बाद भी शिवम दुबे ने उन्हें सिर्फ 7 रनों के मार्जिन तक तो पहुंचा ही दिया था, लेकिन शुरुआत की जो 3 गेंदें शिवम दुबे ने फेंकी ना, उसने मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया। हाँ। और फिर जो उनका वाइड आया, मुझे लगता है कि साथी खिलाड़ियों ने भी कहा होगा कि बस अब तुम 3 गेंद डाल दो, और तीनों ही फुल टॉस डाला, और उस पर छक्के भी आ गए। हाँ, सारे के सारे छक्के भी आ गए। लेकिन देखिए अब हम कंपेयर करें जी, मैच किस तरह का हुआ है ये फील करने की भी बात है। अब कंपेयर कीजिए, पावर प्ले शुरुआती 6 ओवर 1 से 6 तक भारत ने बनाए 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड ने बनाए
भारत से 1 रन ज्यादा, 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। विकेट उनका 2 ज्यादा निकल गया। तो मैच यहां पर जो है थोड़ा सा भारत के पक्ष में था, सिर्फ इसलिए था कि इंग्लैंड 1 रन आगे था, लेकिन 2 विकेट ज्यादा गिरे थे। अब आप पहुंचिए अगले पड़ाव 10 ओवर पर। भारत का स्कोर था 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और इंग्लैंड का स्कोर था 10 ओवर की समाप्ति पर 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो विकेट उन्होंने एक और गंवाया जरूर था, लेकिन रन दोनों के बराबर थे। पहले 6 ओवर में भारत ने 67 बनाए, तो अगले 4 ओवर में भारत ने 52 बनाए, तो इंग्लैंड ने 51 बनाए। फिर आप 10 से 15 में आए तो भारत ने उन 5 ओवरों में 58 रन बनाए और अपने 2 विकेट गंवाए। तो यहां पर जो है अगर आप देखिए तो इंग्लैंड की टीम ने 76 रन बना दिए, और यहां पर इंग्लैंड की टीम को बड़ा एज मिल गया था, क्योंकि इस दौरान एक ही विकेट गिरा था, और ये वो वक्त था जब बेथल अपनी पूरी लय में थे और विल जैक्स खुलकर अपने शॉट्स ले रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें कि जो मिडिल ओवर्स होते हैं 7 से 16 ओवर, वहां भारत ने उन 10 ओवरों में 123 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। तो इंग्लैंड ने उन 10 ओवरों में 125 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो मैच यहां पर भी बिल्कुल बराबर आपको दिखता है। आखिरी 4 ओवर में भारत ने 63 रन बनाए थे, इंग्लैंड की टीम यहां पर थोड़ी पिछड़ गई और इसी वजह से उसको 7 रन से हार का सामना करना पड़ा। अब इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, रंजन आप ये बताइए, ये आमिर कौन है पाकिस्तान का, जो हर दिन इस उम्मीद में बैठा रहता है कि भारतीय टीम हारेगी, हर बार भविष्यवाणी भी करता है? मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी हारा था इंग्लैंड में, तो उस वक्त इनकी गेंदबाजी की वजह से ही हारा था, लेकिन इनके नाम एक बदनुमा दाग भी है जिसकी वजह से ये जेल भी गए। आप समझ ही रहे होंगे इशारा कि पाकिस्तान में खिलाड़ी किस वजह से जेल जाते हैं। तो वो जो है मैच फिक्स का आरोप इन पर लगा था और जेल हुई, तो मतलब सजा भी मुकर्रर हुई इन पर, तो उस वजह से। लेकिन ये आजकल भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान से बातें किया करते हैं। अभिषेक शर्मा को इन्होंने स्लॉगर कहा, उसके बाद पिछले मैच में इन्होंने कहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम जीतेगी, भारत जीत गया। आज उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल जीतेगी, भारत जीत गया। मैं उम्मीद करता हूं और इनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये फाइनल में भी कहें कि न्यूजीलैंड जीतेगा, ताकि भारत एक बार फिर से चैंपियन बन जाए। ऐसा लगता है कि टीम इंडिया भी इनको गलत साबित करने के लिए हैं। और पाकिस्तान में आप अगर इंडिया के यूट्यूबर्स को देखें तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखें। वो क्रिकेट में भारत के खिलाफ किस हद तक जाते हैं वो देखने लायक बात है। लेकिन भारतीय टीम ने सबको करारा जवाब दिया है। और एक बात जो सबसे ज्यादा समझने लायक है वो ये है कि भारतीय टीम फ्लूक में नहीं खेल रही है। आप देखें भारत के सारे प्लेयर्स एक एक करके सब ने परफॉर्म किया है। आज ज्यादा प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, रन 240 तक गया, कोई ठीक नहीं है कल फाइनल वाले मैच में इससे भी ज्यादा लोग परफॉर्म कर जाएं और आपको एक बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिले, क्योंकि वो फाइनल होगा। नहीं, देखिए एक चीज तो दिखता है, और इस बात की चर्चा हम लोग विश्व कप शुरू होने से पहले भी करते थे कि भारत में मैच विनर्स की संख्या बहुत अच्छी है। आप पहले मैच की बात कीजिए, जब अमेरिका से यूएस से भारत का मैच हुआ था यूएसए के खिलाफ, तो उस वक्त जब पूरी भारतीय टीम लग रहा था कि ढह जाएगी, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव खड़े हो गए, भारत ने मैच जीत लिया। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन खड़े हो गए, भारत ने मैच जीत लिया। तो मैच विनर्स हैं, कभी तिलक वर्मा खेल जाते हैं, कभी हार्दिक पांड्या खेल जाते हैं। तो मैच विनर्स की कमी नहीं है। कभी बुमराह की गेंदबाजी से जीत जाइए, कभी वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी से जीत जाइए। तो मैच विनर्स चूंकि भारत के पास ज्यादा हैं, इसका एडवांटेज मिलता है। और देखिए अभिषेक शर्मा ड्यू हैं, एक मैच बचा है। अब जो बड़ा सवाल है, जो बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि वो मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा और वहां पर भी जो ओपनर आएंगे ना, फिल एलन और शेफर्ड, वो आप उनसे मरम्मत की उम्मीद मत कीजिए। वो आएंगे और पहली बॉल से बल्ला घुमाएंगे।
तो वहां पर भारत की गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए। और ये अब फैसला लेने का भी वक्त है, भले ही वो फाइनल है, कि भारत के जो 5 बॉलिंग ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे। और वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि आप आज जैसे आपने शिवम दुबे को दे दिया, इस तरह का कोई फैसला आपको करना ना पड़े। क्योंकि आप सिर्फ एक बॉलर के सहारे, जसप्रीत बुमराह के सहारे विश्व कप नहीं जीत सकते। तो ये बातें समझनी होंगी। यहां पर ट्रैक बैटिंग ट्रैक होता है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा, वो भी एक बैटिंग ट्रैक होगा, वहां पर भी रन बनेंगे नहीं बरसेंगे। तो ऐसे में गेंदबाज वो हो जो अपने नर्व को कंट्रोल कर सके। देखिए, मुझे वरुण चक्रवर्ती से जो नाराजगी है वो ये इस बात की है, ठीक है रन तो किसी भी गेंदबाज की गेंदों पर पड़ सकते हैं, लेकिन फिर क्या आप भूल जाएंगे, आप स्पिनर से पेस बॉलर हो जाएंगे, आप अपने पैर पर गेंद को पटक लेंगे। ये इस तरह की चीजें जो है आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते। लेकिन रंजन, ये मानना होगा कि अभी तक नर्व पे कंट्रोल करने की जहां तक बात है, भारतीय टीम में आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। अभी हम देखते हैं लास्ट गेंद तक, अंतिम गेंद तक भारतीय टीम लड़ती रहती है, वो कहीं भी मैच छोड़ती नहीं है। आज ऐसे समय में जब इनको बुमराह को लाया गया, उसके पहले तक ऐसा लग रहा था कि मैच फिनिश हो चुका है, मैच अब पूरी तरह से इंग्लैंड के पास चला गया। लेकिन बुमराह आए, उन्होंने मैच में वापसी कराई, सारे फील्डर्स पूरे जोश में आए, फिर उस तरह से कैच पे पकड़ा गया और ऐसा लगने लगा कि एकदम से टीम चार्ज अप हो गई। तो ये जो कमी थी भारतीय टीम में, पहले ये कमी थी कि वो मैच छोड़ देते थे एक समय के बाद, नर्व बहुत देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब वो कमी दूर होती दिख रही है। या आप बल्लेबाजी में देख सकते हैं, अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहे थे, एक समय ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि इन्हीं के बदौलत भारतीय टीम कुछ कर पाएगी। वो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगा कि ईशांत किशन संभालेंगे। ईशांत किशन उसके बाद से फ्लॉप चल रहे हैं, एक मैच के बाद से। तो फिर संजू सैमसन ने बागडोर संभाल ली। सूर्य कुमार यादव और तिलक, मैं तिलक के बल्लेबाजी का कायल हूं, जो किसी भी परिस्थिति में आके उसी परिस्थिति के अनुसार बैटिंग करके चले जाते हैं। 3 पर आते हैं तो विकेट पर रुकने का प्रयास होता है, हाँ। 5 पर आते हैं तो पारी को बिल्डअप करते हैं। आज जब बाद में आए तो 7 गेंदों पर 21 रन बना दिया। तो जो काम उनको सौंपा जा रहा है एक बल्लेबाज के तौर पर, तिलक वर्मा उसको करते हुए दिखते हैं, और वो भी नर्व वाले प्लेयर। देखिए, जो कैच उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा, वो शायद कुछ इंचेस का फासला रहा होगा बाउंड्री लाइन पे। इतना नर्व कंट्रोल में रखना। वैसे जब कैच की बात आई है तो अक्षर पटेल ने जो हैरी ब्रुक का कैच लिया है, पीछे की तरफ उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी। जो मैच जिताऊ कैच था, जी हाँ, पीछे की तरफ वो दौड़ते हैं लगभग 24-25 मीटर। जिन्होंने भी क्रिकेट खेली है उनको पता है कि पीछे दौड़ते हुए कैच लेना सबसे मुश्किल कार्य होता है। और वहां पर वो पीछे दौड़ते हैं, गेंद पर नजर बनाए रखते हैं, हाथ स्ट्रेच करते हैं। वहां पर डर तब होता है कि आप गेंद होल्ड तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप जमीन पर गिरते हैं तो जब हाथ इस तरह से गिरता है तो गेंद आपके हाथ से फिसल जाती है। लेकिन वो जैसे ही जमीन पर गिरते हैं वो हाथ को स्ट्रेच करते हैं ताकि वो दबाव कम हो और वो कैच को होल्ड करते हैं। तो जबरदस्त कैच था वो अक्षर पटेल का, और वो हैरी ब्रुक का कैच था सबसे महत्वपूर्ण। हैरी ब्रुक ने अकेले दम पर पाकिस्तान को पराजित कर दिया था शतक लगाकर। तो वहां पर अक्षर पटेल का वो कैच महत्वपूर्ण है। बाद में भी इसके अलावा भी अक्षर पटेल ने कैच जो है वो लपका था फिल साल्ट का। इसके बाद विल जैक्स का कैच, जो एक रिले कैच आपने देखा कि अक्षर पटेल बाएं तरफ जाते हैं, फुल डाइव लगाते हैं, कैच होल्ड करते हैं, और जब उनको लगता है कि वो बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शिवम दुबे को वो जो रिले कैच था। ये कैचेस जो है वो कहते हैं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, और वो कैच विल जैक्स का जो वो कैच था वो डिसाइडिंग है। मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि विल जैक्स जो है वो सिर्फ 20 गेंदों पर 35 रन बना चुके थे। और आपको बताऊं कि विल जैक्स ने इससे पहले जो 7 मैच इस विश्व कप में खेले उसमें 4 में प्लेयर ऑफ द मैच रहे, मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। तो वो उस नर्व के खिलाड़ी हैं। वहां पर उनका जो वो रिले कैच हुआ, तो ये 2 कैचेस जो हैं भारत की जीत में
बेहद खास रहे। फिर लास्ट में जो एक रनआउट बेथल का हुआ, उस समय जो हार्दिक थे संभवतः जो, और उनका जो बहुत तेज थ्रो आया और बेथल पीछे छूट गए और रनआउट हुए आखिरी ओवर में, मैच वहां से बदला। हालांकि इन सब के बीच बेथल का एक रनआउट अक्षर पटेल से छूटा जब वो गेंदबाजी कर रहे थे और हार्दिक पांड्या का ही थ्रो था, वो विकेट के थोड़े पीछे चले गए और फिर इस तरह से करके विकेट पर गेंद को मारना चाहा और वो मार नहीं सके और बेथल वहां बच गए। अगर उस वक्त बेथल आउट हो जाते तो मुझे लगता है कि मार्जिन जो है 30-35 रनों का होता। उदय ये कहा जा सकता है ये जबरदस्त थ्रिलर था और ये इत्तेफाक है कि मुंबई में मैच था और सारे फिल्म स्टार्स वहां मौजूद थे। ऐसी कोई थ्रिलर फिल्म बनाने में उनके पसीने छूट जाएंगे लेकिन बिल्कुल मैच वाकई थ्रिलर था और जो भी मैच देख रहा था हर कोई मैच का मजा ले रहा था। धड़कनें तेज हो रही थी बार बार और कई बार ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम स्कोर चेज कर रही है। बिल्कुल और कई बार नहीं, आप इसको फेज वाइज बांट सकते हैं कि 2 ओवर में कभी इंडिया चला, फिर 5 ओवर में इंग्लैंड आगे चला, फिर इंडिया ने वापसी की, फिर इंग्लैंड ने वापसी की। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड की पारी में ओवर नंबर 3 से ओवर नंबर 17 तक इंग्लैंड ने वो मोमेंटम हासिल कर लिया था, लेकिन जो वो 18वां ओवर है बुमराह का, वहां से मोमेंटम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स इंडिया और फिर मैच वहीं से बदलता है। गेंदबाजों के लिए अगर कहिए तो जो गुरुवार का दिन था वो बेहद खराब रहा आज का दिन, क्योंकि आप देखिए आर्चर जैसे गेंदबाज ने 4 ओवर में 61 रन दिए हैं। आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 64 रन दिए हैं, 16 रन पर ओवर के लिहाज से। अर्शदीप ने 4 में 51 दिए हैं। पूरे मैच में अगर सबसे किफायती गेंदबाज रहे तो वो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। और देखिए बुमराह के साथ क्या है कि एक्सपीरियंस इतना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो जानते थे कि हैरी ब्रुक उनकी पहली गेंद पर चार्ज करेंगे और इसलिए उन्होंने पहली गेंद स्लोअर डाली थी जिस पर अक्षर पटेल ने वो बेहतरीन कैच लपका था। तो गेंदबाजों के लिए ये आसान काम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो है अंत में आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय टीम ने जब नाजुक मौके आए वहां पर अपने को संभाला। कप्तान की भूमिका, बुमराह की भूमिका, जो सीनियर प्लेयर्स का रोल होता है, हार्दिक पांड्या का रोल, उसमें जो ये सीनियर खिलाड़ी थे जब उस तरह का टेंस सिचुएशन आया तो वहां खुद के ऊपर कंट्रोल किया। आज हार्दिक पांड्या ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस बैटिंग ट्रैक पर, 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट। तो ये जो अगर आप देखें बुमराह और हार्दिक के ओवर अगर आप देख लें तो यहां पर 8 ओवर में सिर्फ 71 रन बने हैं इन दोनों के, बाकी रन बाकी बॉलर्स के ओवर्स में आए हैं। तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है वहां जब लेने की जरूरत आई तो ये दोनों सीनियर जो गेंदबाज हैं भारत के वो सामने आए और भारतीय जीत की वो एक बड़ी वजह मुझे दिखाई देती है गंगेश जी। बिल्कुल और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह का मैच ये खेला गया है, एक सेमीफाइनल मैच इसी तरह का होना चाहिए। बिल्कुल क्लोजली कंटेस्ट बताता है कि दोनों ग्रुप के जो ये विजेता सामने मिलकर जुड़ रहे थे इस मुकाबले में आमने सामने हुए, दोनों ने अपने तरफ से ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत हल्के फुल्के अंदाज में जा रही है और उसको कोई बड़ी जीत बड़ी टीम के खिलाफ नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय टीम ज़रा भी नर्वस नहीं हुई। उसने चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो अंतिम समय तक अपनी लड़ाई बनाए रखी और यही वजह है कि 7 रन से उसे एक जीत मिली। सिर्फ 7 रन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि अंतिम ओवर के जो जितने भी रन बने हैं 30 में अगर 7 मतलब लगभग 23 रन बने तो 23 रन भी एक तरह से इंडिया ने उनको दिया कि चलिए ठीक है, हमें चाहिए 7 विक्ट्री चाहिए, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, हम इतना ही करेंगे कि हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि 1 रन से भी अगर आप जीतते हैं तो फाइनल पहुंच ही जाते हैं। नहीं, तो और एक बात यह है कि देखिए टीम इंडिया अभी तक इस विश्व कप में अपने पोटेंशियल पर नहीं खेली है, ये बात पूरी दुनिया मानती है।
समझिए जब भारतीय टीम अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं खेल रही है तब वो फाइनल में है। तो जो टीम का पोटेंशियल है वो कितना है और जो फासला है वो कितना बड़ा हुआ है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वहां की एक बुरी याद साथ में है, जब 2023 वनडे का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो उसी स्टेडियम में हुआ था और तब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को पराजित किया था। और जो एक उस वक्त खामोशी छाई थी स्टेडियम में और रोहित शर्मा और विराट कोहली इनके जो भावुक चेहरे थे वो याद आते हैं। मुझे लगता है कि उसे भूलते हुए भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले में उतरेगी अहमदाबाद में। और जो अभी तक नहीं हुआ है कि लगातार 2 बार किसी भी टीम ने अब तक विश्व कप नहीं जीता है। मुझे ये लगता है कि इस बार का जो फाइनल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो लॉट है खिलाड़ियों का लॉट वो कहीं छोड़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैच को जब आप छोड़ते हैं तब आप हारते हैं। मैच अगर अंतिम वक्त तक आप लड़ते रहते हैं तो आप जीतते हैं। आज के जो बाद के जो 2 कैचेज हैं उन्होंने मैच जिताए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लंबी पारी, बल्लेबाजी बहुत अच्छी, गेंदबाजी बुमराह की, सब बातें सही हैं, लेकिन फील्डिंग भी कमाल की हुई है। आमतौर पर आप अगर पिछले कुछ मैचों को देखें तो उससे बेहतर फील्डिंग हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फाइनल में एक डिफरेंट टीम, भारतीय टीम आपको नजर आएगी, क्योंकि यहां तक का एक प्रेशर था उनके ऊपर। फाइनल में वो जीतने के लिए और प्योरली सिर्फ जीतने के लिए उतरेगी और आप एक मजबूत टीम। और अगर आप देखिए तो अभिषेक को छोड़कर तमाम बल्लेबाज आपको लय में दिख रहे हैं। हाँ, सभी लय में आ चुके हैं। गेंदबाजी में बुमराह तो हैं ही। आज जिस तरह से हार्दिक ने गेंदबाजी की है वो जो है काबिले तारीफ है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी थोड़ी चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर कहे जाते हैं, उनको वापसी करनी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हालिया सीरीज हुई थी तो वहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और भारत ने जो है न्यूजीलैंड से बाइलैटरल सीरीज जो है आराम से जीत लिया था। तो भारतीय टीम उस चीज को फिर से रिपीट करना चाहेगी। लेकिन ये बात भी है, विश्व कप में न्यूजीलैंड वो टीम है जो कोई भी विश्व कप होता है उसमें भारतीय टीम को सबसे ज्यादा दर्द देने के लिए जानी जाती रही है। तो मुझे लगता है कि उस मुकाबले का इंतजार अब सभी को है। प्रतीक्षा करना अब आसान काम नहीं है। रविवार का इंतजार है और हम समझते हैं कि रविवार को एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम इस बार जो है T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगी। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत जीत का तोहफा रविवार 8 मार्च को तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, देशवासियों को देगी और इसी तरह के प्रदर्शन को बरकरार रखेगी।